टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखिका हार्पर ली द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ। अपनी रिलीज के तुरंत बाद इसने बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली। अमेरिका में यह किताब हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रमों में आमतौर पर शामिल की जाती है। प्रकाशन के सिर्फ एक वर्ष बाद इस उपन्यास को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और समय के साथ ही आधुनिक अमेरिकी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और क्लासिक रचना मानी जाने लगी। अमेरिका के एक शांत और छोटे से शहर में कौम की गर्मियों का मौसम हमेशा एक धीमी सी सुस्ती लेकर आता था। ऐसा लगता था कि हवा भी धीरे चलती है और लोग भी धीरे चलते हैं। इसी शहर में स्काउट फिंच नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन उसका मन सवालों से भरा रहता था। वो हर बात जानना चाहती थी, हर चीज को समझना चाहती थी और दुनिया को अपनी आंखों से नए तरीके से देखना चाहती थी। स्काउट का परिवार भी बहुत प्यारा और सरल था। उसके पिता एटिकस फिंच शहर के सम्मानित वकील थे, जो हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब स्काउट बहुत छोटी थी, इसलिए उसके जीवन में सबसे बड़ा सहारा उसके पिता और उसका बड़ा भाई जेम था। भाई बहन की ये जोड़ी पूरे मोहल्ले में अपनी शरारतों और अपनी जिज्ञासाओं के लिए जानी जाती थी। मेकॉम्ब एक बहुत पुराना शहर था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोगों के अपने विश्वास, अपने नियम और अपनी सोच थी। कुछ लोग बहुत खुले विचारों वाले थे तो कुछ लोग पुराने विचारों को पकड़े बैठे थे। स्काउट और जेम के लिए ये शहर एक ही समय में खेल का मैदान भी था और सीखने का स्थान भी। उनका दिन आमतौर पर स्कूल, खेलकूद, पेड़ों पर चढ़ने, खजाने ढूंढने और एक दूसरे को डराने की कोशिश में बीत जाता था। हर गर्मी में उनका एक खास दोस्त आता था जिसका नाम डिल था। डिल थोड़ा अजीब था, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी। वो अलग अलग कहानियां बनाता रहता था, डरावनी कहानियां, जासूसी वाली कहानियां और कभी कभी ऐसी कहानियां जो सुनने में भी असंभव लगती थीं। लेकिन स्काउट और जेम को उससे मिलकर हमेशा बहुत मजा आता था। हर बार वे तीनों कोई न कोई नया रोमांच ढूंढ लेते थे और फिर पूरे मौसम उसी में खो जाते थे। उन्हें अपने मोहल्ले में एक घर हमेशा से रहस्यमयी लगता था। ये घर रैडली परिवार का था और इस घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि इस घर में बू रैडली नाम का एक लड़का रहता है जो कभी बाहर नहीं आता। कुछ लोग बताते थे कि बू रैडली खतरनाक है, कुछ कहते थे कि वो विचित्र है और कुछ कहते थे कि वो बस दुनिया से अलग रहना चाहता है। बच्चे इन बातों पर भरोसा भी करते थे और नहीं भी, लेकिन जब भी वे इस घर के पास जाते उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती। उन्हें लगता जैसे उस घर की खिड़कियों के पीछे कोई उन्हें देख रहा है। डिल को बू रैडली के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। एक दिन उसने जेम को चुनौती दी कि वो रैडली के घर को छूकर आए। ये बात सुनकर स्काउट डर गई, लेकिन जेम ने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा और दरवाजे को हल्का सा छूकर वापस भाग आया। तीनों ने उसको एक बड़ी जीत की तरह मनाया, जैसे कोई वीरता का काम कर दिया हो। लेकिन उस रात भी स्काउट के मन में एक डर और उत्साह दोनों का मिश्रण बना रहा। वो सोचती रही कि अगर बू रैडली ने उन्हें देख लिया होगा तो वो क्या करेगा। दिन बीतते गए और बच्चों की उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन उन्हें रैडली के घर के पास वाले पेड़ के खोखले हिस्से में एक छोटा सा उपहार मिला। ये उपहार च्यूइंग गम था। पहले तो स्काउट ने सोचा कि इसे छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन जेम ने उसे समझाया कि शायद किसी ने इसे ऐसे ही रख दिया होगा। कुछ दिनों बाद उन्हें वहीं पर 2 चमकदार सिक्के भी मिले। अब बच्चों को यकीन होने लगा कि कोई जानबूझकर वहां चीजें रखता है। लेकिन कौन? क्या ये बू रैडली खुद था या कोई और? यह सवाल उनके दिमाग में घूमते रहे और उनकी कल्पनाएं और भी तेज होती गईं। स्काउट अब स्कूल जाने लगी थी, लेकिन उसे स्कूल की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसे वहां के नियम, शिक्षिका की कठोरता और बच्चों का व्यवहार सब अजीब लगता था। वो घर पर किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करती थी, जो उसे एटिकस ने सिखाया था। लेकिन स्कूल में उसकी शिक्षिका उसे डांटती थी कि वो पहले से पढ़ना कैसे जानती है। स्काउट को ये समझ में नहीं आता था कि सीखने में क्या बुरा है, लेकिन धीरे धीरे उसने मान लिया कि दुनिया को समझने में समय लगता है और हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है। एटिकस अपने बच्चों को हमेशा बहुत सरल तरीके से सबसे मुश्किल बातें समझाते थे। वे कहते थे कि अगर तुम्हें किसी इंसान को समझना है तो पहले उसकी जगह खुद को रखकर देखो, उसकी परिस्थितियों को महसूस करो, उसकी मुश्किलों को समझो, तभी आप उसके बारे में सही राय बना सकते हो। ये बात स्काउट को बहुत गहरी लगी, लेकिन वो इसे पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। उसे तो बस लगता था कि एक इंसान अच्छा है या बुरा, बस इतना ही। लेकिन एटिकस उसे बताते रहे कि दुनिया काले और सफेद रंगों में बांटी नहीं जा सकती। इंसानों के अनुभव और भावनाएं बहुत जटिल होती हैं। मेकॉम्ब शहर में नस्लभेद की गहरी जड़ें थीं। लोग सफेद और काले लोगों को बराबर नहीं मानते थे। स्काउट और जेम कभी कभी ये भेदभाव देखकर परेशान हो जाते थे,
उन्हें समझ में नहीं आता था कि लोग दूसरों के साथ सिर्फ उनकी त्वचा के रंग की वजह से अलग व्यवहार क्यों करते हैं। लेकिन एटिकस अपने बच्चों को बराबरी और न्याय का मूल्य सिखाते रहे। वो कहते थे कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो चुप रहना भी एक तरह की अन्याय में साझेदारी है। इन बातों के बीच एक समय ऐसा आया जब एटिकस को टॉम रॉबिन्सन नाम के एक काले व्यक्ति का केस लेना पड़ा। उस पर एक गलत आरोप लगाया गया था कि उसने एक सफेद लड़की के साथ जबरदस्ती की है। शहर के बहुत से लोग इस मामले को लेकर पहले से ही पक्षपाती थे। उन्हें लगता था कि एक काले आदमी की गलती साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। ये बात एटिकस को बहुत परेशान करती थी। वो जानते थे कि टॉम निर्दोष है और उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये केस लेना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें पता था कि शहर के लोग उन्हें इसके लिए बुरा समझेंगे, बच्चे भी प्रभावित होंगे, लेकिन वे जानते थे कि सच और न्याय के लिए खड़ा होना ही सही है, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी आलोचना झेलनी पड़े। स्काउट और जेम के लिए ये मामला एक नई शुरुआत की तरह था। उन्हें पहली बार दुनिया की सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें ये दिखाई देने लगा कि इंसान सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि उनके भीतर बहुत सारी परतें होती हैं। शहर के लोग एटिकस के खिलाफ बातें करने लगे, कुछ बच्चे स्काउट को स्कूल में तंग करने लगे, लेकिन एटिकस ने अपने बच्चों से कहा कि दूसरों की बातों से कभी अपना मार्ग मत बदलना। दुनिया में अच्छाई हमेशा सरल नहीं होती और कभी-कभी सही काम करने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है। रेडली के घर के रहस्य अब भी बच्चों के मन में बने हुए थे। एक रात जेम और डिल ने तय किया कि वे रेडली के घर के पास जाकर अंदर की एक खिड़की से झांकेंगे। स्काउट ने बहुत मना किया, लेकिन वे दोनों नहीं माने। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, किसी ने बंदूक चलाई और बच्चे डर के मारे भागे। इस भागदौड़ में जेम का पायजामा फट गया और उसे वहीं छोड़कर उसे भागना पड़ा। बाद में जब वो उसे लेने वापस गया तो उसने देखा कि उसकी पैंट बड़ी सफाई से सिल दी गई थी। ये देखकर जेम डर भी गया और हैरान भी हुआ। यह काम कौन कर सकता था? क्या ये बू रैडली था? क्या वो उतना डरावना नहीं था जितना लोग कहते थे? धीरे धीरे ऐसा लगता था कि रैडली के घर के पीछे छिपा सच कुछ और ही है। शायद बू रैडली उतना बुरा नहीं था जितना लोग बताते थे। शायद वो बच्चों का ख्याल भी रखता था, लेकिन बच्चे अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। स्काउट और जेम इस बात को समझने लगे थे कि दुनिया में हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, जिसे लोग अक्सर नहीं देखते। मैकॉम के दिन अब पहले जैसे सरल और मासूम नहीं रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। टॉम रॉबिन्सन का केस शहर में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका था। लोग दबी आवाजों में बातें करते, कुछ एटिकस की आलोचना करते और कुछ उनके साहस की सराहना। लेकिन बच्चों के लिए ये समय समझ और सीख का दौर था, जैसे जीवन धीरे धीरे अपनी कठोर सच्चाइयों का पर्दा उनके सामने उठा रहा हो। स्काउट की उम्र कम थी, पर उसकी आंखें सब कुछ गौर से देखती थीं। उसे समझ आ रहा था कि लोग कैसे अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर फैसले ले लेते हैं। उसकी सहेलियां उससे दूरी बनाने लगी थीं क्योंकि उनके घरों में एटिकस के बारे में बातें होती थीं। स्काउट जब स्कूल जाती तो अक्सर कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते कि उसका पिता एक काले आदमी का केस क्यों लड़ रहा है। शुरुआत में स्काउट बहुत गुस्सा करती थी, कई बार लड़ाई भी कर बैठती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एटिकस की बात समझ में आने लगी कि कभी कभी चुप रहकर भी जीत हासिल की जा सकती है और लड़ाई हमेशा हाथों से नहीं लड़ी जाती। जेम भी बदलने लगा था। वो पहले जैसा चंचल और शरारती नहीं रहा। उसे दुनिया अब पहले जैसी रंगीन नहीं लगती थी। वो समझने लगा था कि इंसाफ पाना उतना आसान नहीं होता और लोग अक्सर सच्चाई से ज्यादा अपने डर और नफरत के आधार पर फैसला करते हैं। जेम का मन टूटने लगा था, लेकिन उसमें एक नया साहस भी पैदा हो रहा था। वो अपने पिता पर गर्व करता था कि वो सच के लिए खड़े हैं, चाहे शहर का आधा हिस्सा उनके खिलाफ क्यों ना हो। एटिकस के सामने अब बड़ी चुनौती थी। उन्हें पूरे शहर के सामने कोर्ट में खड़ा होकर टॉम रॉबिन्सन की बेगुनाही साबित करनी थी। उनके जीवन में ये कोई सामान्य केस नहीं था। ये एक लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो इंसाफ, सम्मान और बराबरी के लिए लड़ी जानी थी। एटिकस जानते थे कि वे शायद जीत न पाएं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कोशिश न करना सबसे बड़ा अपराध होगा। एक दिन आंट अलेक्जेंड्रा, जो एटिकस की बहन थीं, फिंच परिवार के साथ रहने आ गईं। वो चाहती थीं कि स्काउट एक सभ्य लड़की की तरह रहे, अच्छे कपड़े पहने, सही तरीके से बैठे और समाज के नियमों का पालन करे। स्काउट को ये सब बहुत कठिन लगता था। वो कपड़े पहनकर खेलकूद नहीं कर सकती थी और वो उस तरह की लड़की बनना भी नहीं चाहती थी जो सिर्फ शिष्टाचार में बंध कर रह जाए। उसे लगता था कि आंट अलेक्जेंड्रा उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन समय के साथ स्काउट समझने लगी कि आंट अलेक्जेंड्रा अपने तरीके से ही सही परिवार की चिंता करती थीं और उन्हें समाज से सुरक्षित रखना चाहती थीं। जैसे जैसे टॉम का केस नजदीक आ रहा था, माहौल और तनावपूर्ण होता जा रहा था।
एक रात एटिकस घर से बाहर निकले और शहर के जेल के पास जाकर बैठ गए जहां टॉम को रखा गया था। उन्हें पता था कि कुछ लोग गुस्से में जेल आकर टॉम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वे खुद उसकी रक्षा करने गए थे। स्काउट, जेम और डिल उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। वे नहीं जानते थे कि स्थिति कितनी खतरनाक है, लेकिन बच्चों की मासूमियत ने उस रात कुछ ऐसा कर दिया जो बड़े लोग कभी नहीं कर सकते थे। जब एक समूह गुस्से में जेल की ओर बढ़ा, स्काउट हिम्मत करके उनमें से एक आदमी से बात करने लगी जिसे वो अपने स्कूल दोस्त के पिता के रूप में पहचानती थी। उसकी सरल और मासूम बातें उस भीड़ के दिल को छू गईं। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि वे जो करने जा रहे हैं वो सही नहीं है। वो भीड़ चुपचाप लौट गई। एटिकस ने महसूस किया कि कभी कभी बच्चों की सच्चाई और मासूमियत दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। आखिर वो दिन आ गया जब कोर्ट में टॉम रॉबिन्सन का केस सुना जाना था। शहर के लगभग सभी लोग कोर्ट में इकट्ठे हो गए। बच्चे भी छुपकर कोर्ट तक पहुंच गए, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनके पिता इस लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। कोर्टरूम गर्मी और तनाव से भरा हुआ था। हर कोई अपनी नज़र एटिकस पर टिकाए हुए था। एटिकस ने बड़े धैर्य से पूरे केस को समझाया, सबूतों को पेश किया और साफ साफ दिखाया कि आरोप लगाने वाली लड़की और उसका पिता झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि टॉम की एक बांह ठीक से काम नहीं करती और वो शारीरिक रूप से वैसा अपराध कर ही नहीं सकता जैसा आरोप लगाया गया था। एटिकस की दलीलें मजबूत थीं, उनका सबूत स्पष्ट था और उनकी बातों में सच्चाई नजर आती थी। लेकिन मैकॉम शहर का पुराना नस्लभेद इतना गहरा था कि सच्चाई से उनका दिल नहीं बदला जा सकता था। आखिरकार जूरी ने टॉम को दोषी करार दे दिया। जेम के टूटे हुए चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि न्यायालय, जो इंसाफ का मंदिर कहलाता है, वो कैसे किसी निर्दोष को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर दोषी ठहरा सकता है। स्काउट ने पहली बार अपने भाई की आंखों में ऐसा दर्द देखा था। जेम का भरोसा दुनिया की अच्छाई पर से उठने लगा था। वो लंबे समय तक चुप रहा, सोचता रहा और अपनी मासूम दुनिया के सच को बदलते हुए महसूस करता रहा। स्काउट भी दुखी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ। उसे लगता था कि सभी लोग एटिकस की तरह अच्छे और न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन अब वो समझने लगी थी कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। इस फैसले के बाद मैकॉम शहर की हवा और भारी हो गई। एटिकस जानते थे कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पर सच को स्वीकार करना आसान नहीं था। टॉम की पत्नी और परिवार भी इस फैसले से टूट चुके थे। एटिकस ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन वो जानते थे कि इस अन्याय का दर्द हमेशा उनके मन में रहेगा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि टॉम ने जेल से भागने की कोशिश की और उसे गोली मार दी गई। लोग कहते थे कि उसने डर और निराशा में ये कदम उठाया। एटिकस को ये बात अंदर तक झकझोर गई। उन्हें महसूस हुआ कि इस लड़ाई में सिर्फ एक केस नहीं हारा, बल्कि एक बेकसूर इंसान की जिंदगी भी चली गई। ये बात जेम और स्काउट दोनों के लिए दर्दनाक थी। वे सोचते थे कि दुनिया में अच्छाई जीतनी चाहिए, पर वास्तविकता उनसे बिल्कुल अलग थी। इसी समय स्काउट धीरे धीरे जीवन के एक और पहलू को समझने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि हर इंसान के भीतर अच्छाई छुपी होती है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां और समाज का डर उस अच्छाई को बाहर आने नहीं देता। लोग वो नहीं होते जो वे दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति की एक कहानी, एक दर्द और एक सच होता है जिसे सिर्फ नजरों से नहीं समझा जा सकता। टॉम रॉबिन्सन की मौत के बाद मैकॉम शहर की हवा जैसे और भी भारी हो गई थी। लोग बाहर से सामान्य दिखते थे, लेकिन भीतर एक अजीब सा तनाव घूमता रहता था। हर घर के बरामदे में धीमी आवाज में बातचीत होती थी। कुछ लोग अफसोस जताते, कुछ लोग इसे आम बात मानकर आगे बढ़ जाते। लेकिन फिंच परिवार के लिए ये समय किसी तूफान की तरह था, जिसने उनके मन और सोच दोनों को हिला दिया था। जेम अब वो बच्चा नहीं रहा था जो पहले साधारण शरारतों में खुश हो जाया करता था। उसका दिल टॉम के केस के फैसले और उसकी मृत्यु से टूट चुका था। वो दुनिया की न्याय व्यवस्था को बदलते हुए देख रहा था। उसे लगता था कि समाज में इतनी नफरत और पक्षपात क्यों है, और लोग एक निर्दोष इंसान की जान छीनने में भी शर्म क्यों नहीं महसूस करते। वो कई दिनों तक चुप रहा, और जब भी बात करता उसकी आवाज में दुख के साथ निराशा भी झलकती थी। एटिकस ने उसे समझाया कि कभी कभी इंसाफ की राह लंबी होती है और हर लड़ाई का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। लेकिन जेम ये समझने की कोशिश में भी अपने भीतर भारीपन महसूस करता था। स्काउट भी धीरे धीरे दुनिया की जटिलताओं को समझ रही थी। उसे अभी भी बहुत कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उसने महसूस किया कि लोग हमेशा तर्क और सच्चाई से काम नहीं करते। कई बार लोग डर, गुस्सा या गलत धारणाओं के आधार पर फैसले कर लेते हैं। वो सोचती थी कि अगर सभी लोग एटिकस जैसे होते तो शायद दुनिया ज्यादा अच्छी और न्यायपूर्ण होती। लेकिन एटिकस अक्सर उसे समझाते थे कि दुनिया को बदलने के लिए बहुत से लोगों में साहस, दया और समझदारी की जरूरत होती है। टॉम की मौत के बाद एटिकस पर समाज का दबाव और बढ़ गया था। कुछ लोग उन्हें अभी भी गुस्से से देखते थे,
कुछ उन्हें बेवजह अदालत में उन लोगों का बचाव करने वाला कहते थे। लेकिन एटिकस इन बातों से प्रभावित नहीं होते थे। उनके लिए इंसाफ और सही काम करना सबसे महत्वपूर्ण था। वे जानते थे कि सही रास्ता अक्सर कठिन होता है, लेकिन उसी पर चलते रहना ही चरित्र की असली परीक्षा होती है। उधर शहर में एक और तनाव बढ़ रहा था। बॉब ईविल, जिसने टॉम पर झूठा आरोप लगाया था, कोर्ट में एटिकस द्वारा बेनकाब होने के बाद बुरी तरह अपमानित हुआ था। वो जानता था कि उसके झूठ सबके सामने खुल चुके हैं, लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय गुस्से में भर गया था। उसने एटिकस को और उनके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका भी, लेकिन वो अपनी झुंझलाहट दूसरों पर निकालता रहा। एक दिन वो एटिकस से सड़क पर टकराया और उनके ऊपर थूक दिया। स्काउट को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से भर गई, लेकिन एटिकस ने इसे सहजता से लिया। उन्होंने बच्चों से कहा कि कभी कभी लोग अपनी कमजोरी और झूठ को छुपाने के लिए दूसरों पर गुस्सा करते हैं। बॉब ईविल का गुस्सा और बदला उसकी अपनी कायरता और हार का परिणाम था। जेम और स्काउट अब स्कूल जाने लगे थे, लेकिन उनके मन में अजीब सा डर भी रहता था। वे जानते थे कि ईविल परिवार कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन एटिकस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सच और अच्छाई का साथ देने वालों को अंत में जीत मिलती है। इस बीच स्काउट अपने आसपास की दुनिया को और अधिक ध्यान से देख रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ बहुत अच्छे और दयालु होते हैं, कुछ सामान्य और सरल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी नफरत और गलत सोच पर टिके रहते हैं। वो ये भी महसूस कर रही थी कि किसी को सिर्फ देखने भर से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए उसके मन को समझना, उसकी परिस्थितियों को महसूस करना और उसके जीवन को जानना जरूरी होता है। स्काउट की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण चीज फिर से लौटने लगी थी, और वो थी रैडली के घर का रहस्य। अब वो बू रैडली के बारे में पहले जितनी डरती नहीं थी। उसे लगता था कि शायद बू रैडली उतना भयानक व्यक्ति नहीं था जितना लोग बताते थे। शायद वो सिर्फ अकेला था, शायद दुनिया से डरता था, या शायद दुनिया ने ही उसे गलत समझा था। कभी कभी स्काउट और जेम उस पेड़ के पास जाते जहां उन्हें कभी उपहार मिलते थे, और अब उन्हें लगता था कि शायद बू रैडली ने ही बच्चों के प्रति स्नेह दिखाया था। एक दिन स्कूल में हैलोवीन का एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, जहां बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा में हिस्सा लिया। स्काउट को पोर्क यानी सुअर की वेशभूषा पहननी पड़ी, जो बड़ी और भारी थी। इस पोशाक के कारण वो ठीक से देख नहीं पाती थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात में जेम और स्काउट घर की ओर लौट रहे थे। सड़क अंधेरी थी और हवा में हल्की ठंड थी। दोनों भाई बहन धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई पीछे चल रहा है। पहले तो जेम ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कदमों की आवाज और करीब आने लगी। स्काउट को अपने भारी पोशाक में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया। जेम ने स्काउट की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी जमीन पर गिर गया। अंधेरे में संघर्ष हो रहा था, बच्चों की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। स्काउट को बस इतना महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही क्षणों बाद एक और व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की और हमलावर पर हमला किया। ये सब इतने अंधेरे में हुआ कि स्काउट को पता ही नहीं चला कि कौन कौन था। वो बस चिल्लाती और अपनी पोशाक से निकलने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब स्काउट ने अपने भारी कॉस्ट्यूम से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि जेम बेहोश पड़ा था और बॉब ईविल जमीन पर मृत पड़ा था। स्काउट को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। एटिकस, डॉक्टर और शहर के कुछ लोग तुरंत वहां आए। जेम को घर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी चोटों का इलाज किया। कुछ समय बाद स्काउट को पता चला कि उन्हें बचाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बू रैडली था। वो वही शख्स था जिससे वे कभी डरते थे, वही जिसे उन्होंने कभी लोगों की कहानियों में दानव जैसा समझा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि बू रैडली एक शांत, दयालु और संवेदनशील इंसान था, जिसने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने डर को भी पीछे छोड़ दिया। जब स्काउट ने पहली बार बू रैडली को सामने देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल वैसे नहीं जैसा लोगों ने उसे बना दिया था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में कोमलता थी और चेहरे पर डर भी था। वो किसी भूत जैसा व्यक्ति नहीं था जैसा बच्चे कभी सोचते थे। वो बस एक साधारण इंसान था जिसका मन दुनिया के शोर से दूर रहना चाहता था। बच्चों ने जिस व्यक्ति से हमेशा डरकर दूरी बनाई थी, वही उनकी जिंदगी बचाने वाला निकला। इस पल ने स्काउट के मन में एक गहरी सीख अंकित कर दी कि किसी इंसान को जाने बिना उसके बारे में राय बनाना कितना गलत है। उसे याद आया कि एटिकस हमेशा कहते थे कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसकी त्वचा में उतरकर चलना पड़ता है, उसकी जगह खुद को रखना पड़ता है। आज स्काउट को इस बात का असली मतलब समझ आया। बू रैडली से पहली बार आमने सामने मिलने का अनुभव स्काउट के लिए किसी कहानी जैसा था। बचपन से जिस इंसान को वो एक रहस्यमयी,
डरावनी और अजीब छवि के रूप में सुनती आई थी। वो सामने खड़ा हुआ तो इतना शांत, इतना विनम्र और इतना इंसानी लग रहा था कि स्काउट को लगता था कि दुनिया कभी कभी कितनी गलत फहमियों पर चलती है। असल में बू रैडली की उपस्थिति ही ये साबित कर रही थी कि लोग दूसरों के बारे में कितना गलत सोच लेते हैं, सिर्फ अफवाहों, कहानियों और पुराने किस्सों के आधार पर। जब बू रैडली को घर लाया गया तो वो बहुत हल्के कदमों से चलता था, जैसे किसी को परेशान न करना चाहता हो। वो स्काउट और जेम को बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि बच्चे सही सलामत हैं। उसके शरीर में एक डर भी था, जैसे उसे दुनिया से मिलने की आदत नहीं थी। इतने सालों तक कमरे और खिड़कियों की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति अचानक 2 बच्चों की जिंदगी बचाकर लोगों के बीच आ गया था। उसकी यह स्थिति स्काउट के मन में दया और सम्मान दोनों का भाव जगा रही थी। जेम अभी भी बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर ने बताया था कि उसकी भुजा में गंभीर चोट आई है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। एटिकस उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहे थे। जब एटिकस को बॉबीवेल की मौत के बारे में पता चला तो उसके बाद जो हुआ वो कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था। एटिकस ने पहले सोचा कि जेम ने संघर्ष में अपनी रक्षा के दौरान शायद बॉबीवेल को मार दिया होगा। उन्हें ये गहरी चिंता थी कि उनका बेटा किसी अपराध में फंस सकता है, भले ही वो आत्मरक्षा ही क्यों न हो। लेकिन शेरिफ टेट ने उन्हें रोका और बताया कि सच्चाई कुछ और है। शेरिफ टेट ने कहा कि जेम ने बॉबीवेल को नहीं मारा, बल्कि बू रैडली ने बच्चों को बचाते हुए उसे रोका और इस संघर्ष में बॉबीवेल की मौत हो गई। एटिकस ने पहले ये बात मानने से इनकार किया, क्योंकि वो हमेशा सच के साथ खड़े रहने में विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि चाहे कोई भी हो, अगर उसने किसी की जान ली है तो उसे सच बताना ही चाहिए। लेकिन शेरिफ टेट ने एक और बात कही जो एटिकस को सोचने पर मजबूर कर गई। शेरिफ ने कहा कि अगर बू रैडली का नाम कोर्ट में आया, अगर उस पर गवाहियां चलीं, अगर उसे समाज के सामने लाया गया तो वो टूट जाएगा। इतने सालों से जो व्यक्ति दुनिया से दूर रहा, जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे अचानक भीड़ और न्यायालय की नज़रों में खड़ा करना उसे और ज्यादा चोट पहुंचाना होगा। शेरिफ ने कहा कि बू रैडली को बचाने के लिए उसकी कहानी को बाहर न लाना ही असली न्याय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बू उसी तरह शांत जीवन जीना चाहता है जैसे अभी तक जी रहा था, और उसकी रक्षा करना समाज का कर्तव्य है, न कि उसकी निष्कपटता को भीड़ के सामने उजागर करना। इन बातों को सुनकर एटिकस धीरे धीरे शांत हो गए। स्काउट, जो ये सब ध्यान से सुन रही थी, उसे पहली बार लगा कि कभी कभी सच्चाई को बताना और किसी को बचाना 2 अलग बातें होती हैं। उसने अपने पिता और शेरिफ की बातें सुनकर कहा कि बू रैडली को अदालत ले जाना ऐसे ही होगा जैसे किसी मासूम मॉकिंगबर्ड को मार देना। मॉकिंगबर्ड वो पक्षी होता है जो सिर्फ गाना गाता है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसे मारना एक ऐसा अपराध है जिसमें इंसान अपनी ही मासूमियत खो देता है। ये बात स्काउट की मासूम लेकिन गहरी समझ को दर्शाती थी, और एटिकस को ये सुनकर ये लगा कि उनकी बेटी अब सचमुच दुनिया को नए नजरिए से देखने लगी है। इसके बाद बू रैडली बच्चों के कमरे में गया जहां जेम्स सो रहा था। वो कुछ देर तक उसके पास चुपचाप बैठा रहा, जैसे वो उस बच्चे की रक्षा करना चाहता हो जिसे उसने अभी बचाया था। बू बहुत धीरे धीरे बोलता था और उसकी हर हरकत बेहद कोमल थी। जब स्काउट उसे कमरे से बाहर ले गई तो वो घर से बाहर निकलते समय दरवाजे पर एक पल ठिठका, जैसे पहली बार नहीं बल्कि लंबे समय बाद दुनिया की असल हवा को महसूस कर रहा था। स्काउट उसे रैडली घर तक छोड़ने गई और उसने पहली बार उस घर को एक अलग नज़र से देखा। ये अब डर का स्थान नहीं था, बल्कि एक मनुष्यता और मौन प्रेम से भरा घर लग रहा था। स्काउट ने महसूस किया कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए चुपचाप कुछ करते हैं, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लेते। बू रैडली ऐसा ही इंसान था जो किसी से कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसके भीतर दया और संरक्षण की भावना गहरी थी। जब स्काउट बू को उसके दरवाजे तक छोड़ने के बाद घर की सीढ़ियों पर खड़ी हुई, उसने पहली बार महसूस किया कि बू की नज़रों से दुनिया कैसी लगती होगी। उसने देखा कि कैसे वो बच्चों को खेलते, लड़ते, सीखते और बड़े होते हुए देखता होगा। उसने कभी बच्चों के लिए छोटे छोटे उपहार छोड़े, उन्हें खतरे से बचाया और अंत में उनकी जान तक बचाई। स्काउट को लगा कि शायद बू रैडली हमेशा से ही उन्हें प्यार से देखता रहा, बस वो खुद दुनिया से दूर रहने वाला था। अब स्काउट को ये समझ में आने लगा था कि इंसान को सिर्फ उसके बाहरी व्यवहार या लोगों की कही बातों से समझना बहुत गलत है। उसके पीछे एक कहानी होती है, एक भावनात्मक सत्य जो कभी कभी दुनिया से छुपा रहता है। यही बात एटिकस उसे हमेशा सिखाने की कोशिश करते थे कि किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके जीवन के भीतर झांकना पड़ता है, उसकी भावनाओं को महसूस करना पड़ता है। रात के अंत में जब सब शांत हो गया, स्काउट अपने कमरे में गई और छोटे भाई जेम के पास बैठी। उसने जेम का चेहरा देखा, जिसे शायद खुद भी समझ नहीं आया होगा कि मौत और जिंदगी के बीच कितना पतला सा फर्क है। स्काउट ने महसूस किया कि ये सारी घटना उससे और जेम दोनों से बचपन की मासूमियत का एक बड़ा हिस्सा छीन चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें जीवन की सच्चाई और अच्छाई का एक उजला पहलू भी दिखा गई थी।
स्काउट ने अपने पिता को उस रात एक कहानी पढ़ते सुना जिसमें अच्छाई और सच्चाई की जीत थी। एटिकस ने स्काउट को बिस्तर पर सुलाते समय कहा कि दुनिया में बुराई जरूर होती है, लेकिन अंधेरे में भी किसी किसी के भीतर एक दीपक जलता है जो बिना किसी शोर के रोशनी देता रहता है। स्काउट ने ये बात सुनी और उसे लगा कि शायद बू रैडली वही दीपक था जो हमेशा दूसरों की रक्षा करता रहा। धीरे धीरे मैकॉम्ब शहर भी शांत होने लगा। लोग अपने अपने जीवन में लौटने लगे और समय के साथ कई बातें भूल भी गए, लेकिन फिंच परिवार के दिलों में ये कहानी हमेशा जिंदा रही। इस कहानी में उनके लिए सीख थी कि पूर्वाग्रह, नफरत और अज्ञानता हमेशा इंसाफ को पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन अच्छाई और साहस भी दुनिया में मौजूद हैं जो सही समय पर सामने आते हैं। स्काउट ने इस पूरी यात्रा में अपने जीवन की वो सीख हासिल की जिसे समझने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। उसने जाना कि दुनिया में सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, न्याय हमेशा साफ दिखाई नहीं देता और अच्छे लोग हमेशा अपनी अच्छाई की घोषणा नहीं करते, लेकिन यही लोग दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बू रैडली और टॉम रॉबिन्सन जैसे लोग समाज के उन मौन नायकों में से होते हैं जिन्हें लोग आमतौर पर नहीं देखते, लेकिन उनकी अच्छाई दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक होती है। स्काउट ने अपनी कहानी को यहीं खत्म नहीं माना। उसने समझा कि ये सीख उसके पूरे जीवन के साथ रहेगी। वो बड़े होते हुए भी इन बातों को याद रखेगी कि किसी को उसकी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके कर्मों से समझना चाहिए। उसने ये भी जाना कि नफरत हमेशा शोर मचाती है, लेकिन दया हमेशा शांति से काम करती है। और इसी तरह ये कहानी, जो एक छोटे से शहर की साधारण दिखने वाली घटनाओं से शुरू हुई थी, मानवता, न्याय और समझदारी की एक गहरी सीख बनकर खत्म होती है। ये कहानी सिर्फ मैकॉम्ब के लोगों की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो दुनिया में अच्छाई और न्याय के लिए खड़ा होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।